मैं बता रहा हूं, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली बेनेट का बड़ा बयान है। जब तक बदला नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। बेनेट ने कहा है कि हम बेत शमेश में मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, हम बदला लेकर रहेंगे। यानी इजराइल भी आज रात बदला लेगा, ईरान भी अपना काउंटर अटैक करेगा या फिर पहले अटैक करेगा। तो निश्चित तौर पर क्या ऐसी परिस्थिति डेवलप हो रही है खास तौर पर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर कि अब परिस्थितियां बेकाबू वहां से हो सकती हैं, या आपको लगता है कि आज रात के बाद इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम। और दूसरा तरीका यह है कि ईरान इसलिए ये पूरा प्रयास कर रहा है कि ये पूरा इलाका बढ़ के हमारे ऊपर हमला हो, तो जो नागरिक खमेनी के खिलाफ थे, प्रदर्शन हो रहे थे, वो देश के ऊपर हमला होते हुए उनमें नेशनलिज्म जाग जाए और फिर वो शिफ्ट हो जाए उनका पाला पूरा का पूरा। और ये भी बताता है कि इसीलिए अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस रिस्ट्रेंट दिखा रही हैं। आपको बुरा लगेगा इस बात को सुनकर, लेकिन वो रिस्ट्रेंट दिखा रही है। इतनी फायर पावर होने के बावजूद उन्होंने अभी पूरी फायर पावर अनलीश नहीं करी, नहीं तो क्या जरूरत कि वो एक मिसाइल भी उड़ा सके वहां से। जी एक नजरिया, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। ओके, दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव। ओके, मेजर गौरव आर्या, योर टेक ऑन जी। एक और चीज मैं पूछ रहा हूं, कर्नल दानवीर सर यहाँ पे बैठे हैं, मेरे सीनियर है फौज के। सर, ये चाइना ने इतना एयर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करा था ईरान को, HQ-9 वगैरह वगैरह पूरा मामला करा था, वो गया कहां सर? मैं ये जानना चाहता हूं। चाइना ने बहुत इक्विपमेंट दिया है इनको, ईरान को। सबसे ज्यादा भद तो चाइना की पिटी है, और चाइना के इक्विपमेंट का तो पूरा जुलूस निकल गया है, बहुत बुरा हाल हो गया है। ऑप सिंदूर से लेके और राइजिंग लायन तक चाइनीज इक्विपमेंट का बिल्कुल मार्केट खराब हो गया है। उनके स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे और उनकी डिमांड भी काफी कम हो जाएगी, और इससे सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को हो रही होगी। और इसमें एक और पॉइंट है, अगर ईरानियन रिजीम कमजोर होती है तो बलूचिस्तान, जो बलूच नेशनलिज्म है, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जितना बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है उतना ही बलूचिस्तान ईरान के कब्जे में है। तो वहां भी वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर ये रिजीम कम होती है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा इशू ये बलूचिस्तान के अंदर बनने वाला है। तो ये भी एक एस्पेक्ट फैक्टर इन करना चाहिए। ओके, मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं। देखिए, सरकार के लिए टाइट रूप सिचुएशन है, इसमें कोई दुराई नहीं है। एंड बीइंग द पार्टी इन गवर्नमेंट, वो किसी भी ऑपोजिशन की तरह सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। आई टोटली गेट इट। बहुत टाइट रोप्ड सिचुएशन है इंडियन डिप्लोमेसी की इस समय। क्या आपको लगता है जो वर्ल्ड वाइड रोहन गुप्ता हो रहा है वो वाकई इंडिया को इंपैक्ट और इफेक्ट तो करेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑपोजिशन कुछ भी बोले, दे कैन कंडेम मोदी, दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू मोदी, बट राइट नाउ वी आर स्टेबल विद मोदी। बिल्कुल अमीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कहीं पे भी विश्व में कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा, क्योंकि भारत अब ऐसा कोई पावर नहीं कि भारत को कोई इग्नोर कर पाए। पर हमको समझना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से, सामरिक तरीके से हर मुद्दे के ऊपर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमारे 3 बेसिक प्रिंसिपल है, एक नॉन अलाइनमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म, एंड लास्ट इज संप्रभुता। हम तीनों ने बात की। ईरान की जब बात हुई तब संप्रभुता की हमने बात की, हमने टेररिस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज की भी बात की, और नॉन अलाइनमेंट की बात की। क्योंकि सरकार ये 3 प्रिंसिपल पे अड़िग है, इसीलिए भारत का स्टैंड विश्व में बहुत क्लियर है, हमको कोई हिला नहीं सकता। पर उसके पहले अभी जो विवेक भाई बात कर रहे थे उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। अमित भाई, जो पूरी परिस्थिति मिडल ईस्ट में खड़ी हुई है उसका सोर्स क्या है? जब इजराइल में हमास ने 1100 लोगों से ज्यादा की हत्या की, बर्बर हत्या की, उस हमास के पीछे कौन था? ईरान था। पूरा ओपनली सपोर्ट किया। हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुती हो, उसका सपोर्ट किसने किया? ईरान ने किया। आज उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। आप बोल रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, लड़ क्या रहे हैं? आज उसी के आजू बाजू के अरब देशों के ऊपर अटैक करके वहां के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं देखिए, गौरव आर्या जी ने बहुत सही बात करी कि दिस इज अ ग्रे, देयर इज नथिंग व्हाइट एंड ब्लैक। We cannot take stand. We have to see what is good for India. 140 करोड़ भारतीय का क्या इंटरेस्ट है वो देख के ये सरकार, प्रधानमंत्री जी अपना स्टैंड लेते हैं, और हम उसी में सफल हैं। और इसी सुरक्षा का जो जिम्मा एक बार ये प्रश्न आ रहा है, रोहन गुप्ता, बार एक सोशल मीडिया पे प्रश्न है, क्या मोदी को पता था? और अभी विवेक ने भी पूछा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। आज देखिए, मोदी जी का कोई कार्यक्रम आजकल में नहीं बना है। ये एक शेड्यूल होता है प्रधानमंत्री जी का, एडवांस में जो भी विदेश यात्रा होती है उसका एक शेड्यूल होता है, वो इस शेड्यूल के तहत है। यही तो मैं बचकाना बात करता हूं कि आज एक देश की मुख्य विपक्ष पार्टी हर चीज के ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे ऐसे क्यों हो गया, अरे वैसे क्यों हो गया, अरे इसने ये क्यों बोल दिया।
अरे भैया, विश्व में जो चीज हो रहा है वो सारी जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं हो सकती। हम, हमारी सरकार है, हमारे देश का इंटरेस्ट देख के हम काम करते हैं। अब इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर है, वो एग्रीकल्चर की बात हो, वो डिफेंस की बात हो, एंटी टेररिज्म पॉलिसी की बात हो, हम और इजराइल हमेशा साथ में काम कर रहे हैं। Okay, Nishant, let Nishant come in. Let Nishant come in. Let Nishant come in. Okay, Nishant, your comments. देखिए, जब मोदी जी इजराइल पार्लियामेंट में अभी एड्रेस कर रहे थे 3 दिन पहले, तो वहां की ऑपोजिशन ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए उस मुद्दे पे वॉकआउट किया था। तो ये रोहन जी को समझना चाहिए, डेमोक्रेसी होती है, डिसेंट अलाउड होता है, डिबेट विजिबल होती है। लेकिन इंडिया में जब ऑपोजिशन सवाल पूछती है, सरेंडर, नरेंद्र को सरेंडर कहती है, तो हमें एंटी नेशनल कह दिया जाता है। हम अब्रॉड की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की नहीं बात कर रहे। मोदी जी डबल स्टैंडर्ड करते हैं। आप अपनी मैच्योरिटी विपक्ष को दिखाने